एवरीवन, आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास सिक्स्थ की एसएसटी की हिस्ट्री बुक्स का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। वेरी ऑफ्टन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। पुरानी बिल्डिंगों के पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं बोलने के लिए, बताने के लिए। Nearly 115 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. जब 150 साल पहले पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, तो इंजीनियर्स को वहाँ पे कुछ हड़प्पा के स्रोत मिले थे, हड़प्पा के कुछ निशानियाँ मिली थी जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। ठीक है। टू देम इट सीम्ड लाइक ए माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। उनके लिए वो एक खजाना था, खजाना मिल गया था अच्छी क्वालिटी की ईंटों के, उम्दा क्वालिटी की बहुत ही अच्छी पकी हुई ईंटें मिल गई थी। सो दे कैरिड ऑफ thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines। जो पुरानी बिल्डिंग्स उनको मिली थी उनमें से उन्होंने thousands of walls, हजारों लाखों की संख्या में ईंटें ले ली जिनका कि वो रेलवे लाइन बिछाने के लिए उपयोग में लाने वाले थे। Many buildings were completely destroyed। बहुत सारी बिल्डिंग जो थी वो उस टाइम पे तहस नहस हो चुकी थी। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent। ये जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है पुरातत्वविद। जो भी पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, जो भी पुरानी बिल्डिंग्स की या पुराने सिटीज़ की खोज करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। तो लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविद को जो चीज़ें मिली थी निशानी के तौर पर, उन्होंने उससे रियलाइज़ किया कि ये सबसे पुरानी शहर की सभ्यता है इस सब कॉन्टिनेंट में, मतलब इस देश में, महादेश में, एशिया महादेश में। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan। बहुत सारी चीज़ें उस शहर में मिली। जो चीज़ें उनको मिली जैसे मूर्तियाँ हो गई, ईंट हो गई, जो भी चीज़ें उन्हें मिली उन्होंने उसके बाद रियलाइज़ किया कि उन्होंने हड़प्पा की खोज की है। These cities developed about 4700 years ago। ये जो सिटी थी ये 4700 साल पहले ही डेवलप्ड हो चुकी थी। नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। इस शहर की क्या क्या स्पेशलिटी थी। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। इसमें जो शहर थे, जो शहर बसे हुए थे, वो 2 या 2 से ज़्यादा भागों में विभाजित थे। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो भी पार्ट, जो भी भाग, उस शहर का भाग जो था, जो पश्चिम के साइड में पड़ता था, वेस्ट में पड़ता था, ठीक है, वो स्मॉलर था बट हायर था, मतलब घर छोटा था लेकिन ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सिटाडेल। जो पुरातत्वविद थे इसको नाम दे दिए थे सिटाडेल। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। और जो पूरब के भाग थे, जो पूरब में जो शहर बसे हुए थे वो बड़े थे लेकिन उसकी ऊंचाई छोटी थी। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। इसको नाम दिया गया था आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से लोअर टाउन का। ठीक। वेरी ऑफ्टन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वेर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। सभी बिल्डिंगें जो है अच्छे तरीके से पके हुई ईंटों से बनाए गए थे।
The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. ये ईंटें इतनी अच्छी तरीके से पकी हुई थी कि ये हजारों सालों तक खराब नहीं होती. द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग. जो दीवार बनाई गई थी, जो ईंटें जो थी, वो इंटरलॉकिंग सिस्टम में बनाई गई थी. जो एक पे एक ईंटें करके बनाते हैं हम, तो उससे दीवार मजबूत रहती है. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. कुछ शहरों में जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो सीटाडेल की तरह बनाई गई थी. सीटाडेल का मतलब जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, स्मॉलर बट हायर. इसके एग्जाम्पल है मोहनजोदारो, जहाँ पे ए वेरी स्पेशल टैंक, जहाँ पे एक महान स्नानागार बनाया गया था, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविद ने नाम दिया था ग्रेट बाथ का. ठीक है, ये जो ग्रेट बाथ का जो नाम दिया गया था, वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, सब कुछ इसी एरिया में बने हुए थे. दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद द प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार. ये जो है ब्रिक्स से बने हुए थे, लेकिन जो इनकी दीवारें थी उनको प्लास्टर कर दिया गया था, और जो है ये वाटर के लेयर को मजबूती से थाम सकता था. देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स. जो ये महान स्नानागार था, इनके दो साइड से नीचे उतरने वाले थे, मतलब आप बीच में जा सकते थे, और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे. वाटर वॉज प्रोबेबली ब्राउट इन फॉर्म अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज. जो पानी था वो कुएं से बराबर आते रहता था, वॉल बनाया गया था उससे पानी आते रहता था, और जो ड्रेनेज सिस्टम था उसका वो बहुत अच्छा था. यूज़ करने के बाद वो पानी को बहा देते थे. Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion. जबकि कुछ लोग जो है, जब महत्वपूर्ण काम होते थे, जैसे कोई त्यौहार है, कोई उत्सव है, तो महत्वपूर्ण त्यौहार और महत्वपूर्ण उत्सव पे लोग ओकेजनली उसमें नहाने जाते थे. वो डुबकी जिसको कहते हैं हम लोग, गंगा जी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं अपने पाप धोने के लिए. इसी तरह से वहाँ पे लोग स्पेशल ओकेजन पे जाके बाथ लेते थे, यानी नहाते थे. Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifice may have been performed. जो दूसरे सिटीज़ थे, जो बहुत सारे सिटीज़ जो थे, जैसे कालीबंगन थे, लोथल थे, वहाँ पे फायर अल्टार्स थे. ठीक है, जहाँ पे लोग सेक्रीफाइस करते थे आग से, पानी से. And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. और मोहनजोदारो और हड़प्पा के पास और लोथल के पास जो था ना, वो स्टोर हाउस था, यानी भंडारगिरी था. लोथल जो था उस टाइम के हड़प्पा सभ्यता का वो बंदरगाह भी था. तो बंदरगाह भी था और वहाँ पे स्टोर हाउसेस भी थे. नाउ हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, यानी घर, ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियाँ, और स्ट्रीट्स यानी गलियाँ. जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 stories हाई विद रूम्स बिल्ड अराउंड ए कोर्टयार्ड. जनरली जो घर बने हुए थे वो दोनों साइड से बने हुए थे और ऊंचे बने हुए थे, और जो उसके एरिया था वो कोर्टयार्ड, गैलरी टाइप के बने हुए थे. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. ज़्यादातर घरों में अपना एक अलग से बाथरूम बना हुआ था. उस ज़माने में हड़प्पा सभ्यता में, जो 4700 ईयर्स पहले शुरू हो चुकी थी, वहाँ पे लोगों के पास अपना सेपरेट बाथरूम था, और उस वाटर को सप्लाई करने के लिए बाथरूम में उनके पास अपने कुएं भी थे. Many of these cities had covered drains. बहुत सारी सिटियों के पास जो थे वो कवर ड्रेन्स थे, कवर नालियाँ थी, जिसके ऊपर ढक्कन था, जिससे कि
पानी बाहर न जाए, गंदा पानी बाहर न जाए, बदबू न आए, तो वो कवर्ड थे। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो एक लाइन में लेट डाउन थे। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. सभी ड्रेनेज सिस्टम जो थे एक स्लोप में बने हुए थे, जैसे सभी के घर से पानी आता था लेकिन वो रुकता नहीं था। इस तरह से स्लोप बना हुआ था कि वो नीचे की तरफ पानी जाता था और ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर चला जाता था। Very often drains in houses were connected to these on the streets and a smaller drain led into bigger ones. सभी घरों के जो ड्रेनेज सिस्टम थे, सभी घरों के जो नालियाँ थी, वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जो कि बाहर आके मेन ड्रेनेज सिस्टम में, मेन नाली में मिलती थी और पानी बाहर निकल जाता था। एज द ड्रेन वर कवर्ड, सभी जो नालियाँ थी वो कवर्ड थी, कोई भी खुला हुआ नहीं था। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम, और वहाँ पे जो था इंटरवल होल्स दिए हुए थे। अब इंटरवल्स होल्स क्या होते हैं आप ये बताइए, बोलो क्या होता है इंटरवल होल्स? इंटरवल होल्स मतलब होता है, जैसे अभी जो है इंस्पेक्शन होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो अभी का जो गटर का ढक्कन होता है ना, जो गटर का मेन होल बनाया होता है, जिसके अंदर घुस के कर्मचारी गंदगी साफ करते हैं, उस टाइम पे उसको इंस्पेक्शन होल्स बोलते थे, जिसके अंदर जाके वो पानी को, जैसे कोई गंदगी आ गई, कोई कचरा फंस गया, पानी आगे नहीं बढ़ रही है, तो वो नालियों को साफ करते थे। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. सभी तीन चीज़ें, ये घर, उनकी नालियाँ और गलियाँ बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके बनाई गई थी सेम टाइम पे। नाउ लाइफ इन द सिटी। अब वहाँ का जीवन कैसा था शहरों का। ए हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हड़प्पा शहर था वो बहुत ही बिजी प्लेस था, बहुत ही बिजी जगह था। वहाँ पे लोग आते जाते रहते थे, काम होता रहता था, बहुत क्राउडेड एरिया था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। वहाँ पे लोग प्लान करते थे कि कुछ अच्छे तरीके के स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाए। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। वो लोग कौन थे? जो रूल करते थे, जो राजा महाराजा होते थे, जो ज़मींदार होते थे, बड़े लोग होते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल। वो लोगों को भेजते थे वहाँ से मेटल की खोज करने के लिए। प्रीशियस स्टोन्स, अच्छे पत्थर जो होते हैं, जैसे अभी हम लोग देखते हैं डायमंड हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, वो सब। एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, वो जो भी चाहते थे वो मंगवा लेते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बेड्स फॉर देमसेल्व्स। वो रखते थे अपने पास बहुत मूल्यवान चीज़ें, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, जो कि सोने के जेवर हो सकते थे, चांदी के जेवर हो सकते थे, अच्छे अच्छे बिस्तरे हो सकते थे, जो उनको चाहिए होता था, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ थी, जो लग्जेरियस चीज़ें थी, वो अपने पास रखते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु नो हाउ टू राइट, हु हेल्प्ड prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. और वहाँ पे लोग थे जो जानते थे लिखना, जो सील बनाने में मदद करते थे, जो लिखते थे मटेरियल्स पे। जो सरवाइव करना नहीं जानते थे वो उनको रखते थे। बिसाइड्स देयर वर men and women crafts persons making all kind of things either in their own homes or in a special workshop. इसी तरह वहाँ पे बहुत से औरत और मर्द थे
जो हस्तशिल्प करगा उद्योग में काम करते, मतलब हाथों से बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वो बनाने में माहिर थे, जो कि वो अपने घर में बनाते थे या फिर कहीं पे वर्क प्लेस बनाया हुआ था उस ज़माने में हड़प्पा में, वहाँ जाकर वो काम करते थे। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. लोग वहाँ पे घूमने जाते थे, देश विदेश तक यात्रा करते थे, और जब उधर से आते थे, जैसे मैंने ऊपर बताया, जब वो उनको भेजते थे उधर से, वो गोल्ड की ज्वेलरी लाते थे, अच्छे अच्छे बेड्स लाते थे, वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स लाते थे, तो उधर से जो भी था जब वो वापस आते थे तो रॉ मटेरियल लेके आते थे, जो भी उनके काम करने के लिए ज़रूरी होता था वो मटेरियल लेके आते थे। और जो विदेश की कुछ कहानियाँ होती हैं, जो सुनी सुनाई बातें होती है, वो भी लेके आते थे और बताते थे। Many terracotta toys have been founded in children must have played with this. बहुत सारे टेराकोटास खिलौने मिले हैं जो कि ऑब्वियसली उस टाइम में बच्चे वहाँ पे खेलते होंगे। नाउ न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, यानी कि नए शिल्प जो शहरों में आए। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो कि हड़प्पा में मिली हैं, हड़प्पा शहर में मिली हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। जो चीज़ें मिली है, मोस्टली जो भी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं पुरातत्वविदों को, वो या तो पत्थर से बनाई हुई थी, या तो सेल से बनाई हुई थी, या तो धातु से बनाई हुई थी, जिसमें कि कॉपर यानी तांबा मिक्स था, ब्रॉन्ज यानी कांसा मिक्स था, और सोने की बनी हुई थी और चांदी की बनी हुई थी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. जो मेनली तांबा और कांसा था वो यूज़ किया जाता था कोई भी औजार बनाने के लिए, या कोई हथियार बनाने के लिए, या कोई ज्वेलरी बनाने के लिए, जेवर बनाने के लिए। लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो सोना और चांदी था, वो सिर्फ ऑर्नामेंट्स और वेसल्स के लिए यूज होते थे, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। Perhaps the most striking find are those of beds, weights and blades. जो भी चीज़ें यहाँ पे मिली है उसमें से सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं जो कि बेड्स हैं, जो वेट्स हैं उठाने वाले वज़न वाले होते हैं, और ब्लेड्स जो काटने वाले हथियार होते हैं। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे सील जो बनते थे वो पत्थरों के बनते थे। These are generally rectangular. See illustration on page 27. तो आप पेज 27 पे जाइए और वहाँ पे सील देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये सब जो है, ये सभी चीज़ें बनाई गई थी वहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The Harappan also made pots with beautiful black design such as the ones shown on page 6. आप पेज 6 पे जाइए। ध्यान रहे जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास बुक्स आपके सामने होने चाहिए और आप वहाँ जाके देख सकें। तो आप वहाँ पे देखेंगे जो भी वहाँ पे पोट्स बनाए गए हैं, जो भी बर्तन बनाए गए हैं, उन पे ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लैक डिजाइन से बनाए गए हैं वहाँ पे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्राउंड एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। जो कपास का जो स्रोत मिला है वो मेहरगढ़ में मिला है, जिसको कॉटन बोलते हैं हम लोग, रुई कपास। वो 7000 पुराने बात है, 7000 साल पहले मिले। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदारो। जो रियल में कपड़े के जो थोड़े से साक्ष्य मिले हैं उनमें थोड़ा सिल्वर का वर्क किया गया है, कुछ तांबा का वर्क किया है, वो रियल में मोहनजोदारो में मिला है, जो हड़प्पा सभ्यता की एक शहर का नाम है। Archaeologists have also found spindle wheels
made of terracotta and fans. These were used to spin thread. जो पुरातत्वविदों को है एक सुई के तरीके से की हुई चीज़ें मिली हैं जिनमें कि वो धागे डाल के उससे कुछ सीने सिलाने का काम करते थे। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बनाई जाती थी, जो प्रोड्यूस की जाती थी वो एक स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती थी जिनको उस काम के बारे में पूर्णतः नॉलेज होती थी, 100% नॉलेज होती थी। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example cutting a stone or polishing beds or carving seals। अभी जो मैंने बताया कि वो आदमी जो 100% उस काम को कर सकता है, वही ये यहाँ बताया गया है कि ट्रेंड पर्सन कौन होता है जो एक ही काम को करने में माहिर होता है। चाहे वो कटिंग स्टोन का हो तो वो कटिंग स्टोन का ही मास्टर होगा, अगर पॉलिशिंग बेड्स का हो, किसी भी बेड पे पॉलिश करना हो तो उसी का ही वो माहिर होगा, एटसेट्रा। इसी तरह जो भी जिस काम में ट्रेंड होते हैं उसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। लुक एट द इलिस्ट्रेशन एंड सी हाउ वेल द फेस इज carved and how carefully the beard is sewn. This must have been the work of an expert crafts person। आप पीछे के पेज में जाएंगे 27 पेज पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से, यहाँ पे ये 28 पेज में, कि कितने अच्छे तरीके से इनको ये दाढ़ी बनाया है इन्होंने। तो ये कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है इस काम को, और कोई नहीं कर सकता है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। सभी लोग स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते हैं। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वन वुमन वर स्पेशलिस्ट। हम नहीं जानते हैं कि कहीं पे आदमी ही स्पेशलिस्ट हो सकता है या औरत ही हो सकती है, दोनों में से कोई भी स्पेशलिस्ट हो सकता है। परहैप्स सम वुमन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो लोग कहाँ कहाँ पे रॉ मटेरियल सर्च करते हैं ये देखते हैं हम लोग आगे। रॉ मटेरियल्स आर substances that are either found naturally such as wood or ores of metal or produced by farmers or herders। रॉ मटेरियल जो होते हैं या जो उसके सब्सटेंसेस होते हैं वो या तो नेचुरली होते, प्राकृतिक होते हैं, जैसे लकड़ी हो गए, या कोई मटेरियल हो गया, कोई धातु हो गया जो कि खुदाई से प्राप्त होते हैं, कॉपर, जिंक, गोल्ड, डायमंड etc, या फिर कोई फार्मर उसको प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज़ अ रॉ मटेरियल दैट में प्रोसेस टू मेक क्लॉथ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि एक किसान कोई कपास की पैदावार करता है जो कि कपड़े बनाने में काम आता है। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant places। कुछ चीज़ें जो थी हरप्पन मटेरियल्स में वो लोग लोकली यूज़ करते थे, जैसे कि कॉपर हो गया, टीन हो गया, गोल्ड सिल्वर यानी तांबा हो गया, टीन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीज़ें उनको लोकली मिल जाती थी क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। वहाँ पे तांबा, कांसा ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थे तो वो मिल जाती थी। लेकिन जो कुछ प्रीशियस स्टोन थी जैसे नीलम, पन्ना, डायमंड, ये लोग दूसरी जगह से उसको खरीद के लाते थे, विदेशों से खरीद के लाते थे। The Harappans probably got copper from present-day राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान। जो हड़प्पा में जो था वो प्रोबेबली कॉपर जो था राजस्थान में मिल जाता था। अभी जो राजस्थान में जो जगह है वो पहले हड़प्पा सभ्यता में थी, वहाँ से उनको कॉपर मिल जाता था। और ओमान जगह भी जो थी जो अभी विदेश में पड़ता है वहाँ पे भी उनको कॉपर मिल जाती थी। वेस्ट एशिया। Tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present-day अफगानिस्तान एंड ईरान। टीन जो है उसको कॉपर में मिक्स करने के बाद ब्रॉन्ज बन जाता था यानी कांसा बन जाता था, ठीक है,
जो वो लोग अफ़गानिस्तान एंड ईरान से खरीद के लाते थे, जो अभी जिसको हम अभी वास्तविक दिन में प्रेजेंट डे में अफ़गानिस्तान और ईरान जो बोलते थे, वहाँ से वो उस टाइम में खरीद के लाते थे। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। अभी जो प्रेजेंट डे में कर्नाटक है, हड़प्पा सभ्यता में वहाँ से सोने की चीज़ें आती थी या सोना आता था। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो प्रीशियस स्टोन्स थे वो लोग खरीद के लाते थे, जो अभी के दिन में जिसको हम बोलते हैं गुजरात बोलते हैं, ईरान बोलते हैं, अफगानिस्तान बोलते हैं, वो वहाँ से खोज के लाते थे। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। अब ज़िंदगी जीने के लिए खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो अब देखते हैं हड़प्पा के निवासी क्या खाते थे, कैसे खाते थे। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. बहुत सारे लोग जो थे वो शहरों में रहते थे, और जो कंट्री साइड में रहते थे, जो थोड़े बैकवर्ड क्षेत्र में रहते थे जहाँ पे खेती वगैरह होती थी, वो लोग वहाँ पे अनाज उपजाते थे और एनिमल्स को मतलब पशुओं का पालन करते थे, पशुपालन करते थे और चारा और अनाज उगाते थे। These farmers and herders supplied food to craftsperson, scribes and rulers in the cities. जो किसान थे उस टाइम पे, वो हस्तशिल्प उद्योग करने वालों को, जो शिल्पकार थे उसको वो फूड सप्लाई करते थे। और ऑब्वियसली जो बड़े लोग थे, जो राजा महाराजा थे, जो उन पे राज करते थे, जो उन पे रूल करते थे, उनको भी वो फूड सप्लाई करते थे। We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो था वो लोग उपजाते थे गेहूं को, जौ को। गेहूं की जो छोटी बालियां होती जो सबसे पहले होता उसी को जौ बोलते हैं। तो गेहूं, जौ, दाल, मटर, चावल, मस्टर्ड मतलब होता है तोड़ी जिसका तेल बनाते हैं हम लोग, वो सब उपजाते थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो उपजाते थे। ए न्यू टूल, द प्लग, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds। जैसे अभी हम लोग हल का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम पे हल नहीं था, तो वो लोग लकड़ी का ही औजार बना लेते थे। ये जो औजार आप देख रहे हो, इसको इसी तरह का औजार बना लेते थे। अभी तो हम हल से खेती कर लेते हैं, ट्रैक्टर से खेती कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये लोग इसी औजार का यूज़ करते थे खेती करने के लिए, जिसके से वो ज़मीन को खोदते थे, फिर सीड्स को उसमें रोपने के लिए, अनाज उगाने के लिए इसका उपयोग करते थे। While real plugs, which were probably made of wood, have not survived। जो रियल में बनाया था उन्होंने प्लग, जो खोदने वाला बनाया था, ज़मीन को खोदने वाला, वो लकड़ी का बनाया हुआ था, जो कि ज़्यादातर अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता था, वो टूट जाता था। Toy models have been found as the region does not receive heavy rainfall। जो टॉय मॉडल बनाए गए थे वो ज़्यादातर रिसीव नहीं होते थे रेनफॉल में, जो बारिश के कारण होते थे। सम फ्रॉम ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, जो कि इरिगेशन में यूज़ किए जाते थे। इरिगेशन मतलब क्या होता है ये आपको पता है? इरिगेशन मतलब होता है जो हम खेती के टाइम पर खेतों में पानी पानी डालते हैं, सिंचाई करना, यानी खेतों की सिंचाई करना को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? दिस मीन्स that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing। वो लोग पानी का यूज करते थे, स्टोर करते थे, जो कि उनको खेतों में सिंचाई के लिए काम आता था और अदर थिंग्स के लिए काम आता था। द हड़प्पन्स reared cattle, sheep, goat and buffalo। Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water।
जो हड़प्पा सभ्यता में सीप्स थे यानी भेड़ थे, बकरियां थी, भैंसें थी, वो सब पानी के खोज में बहुत आगे तक निकल जाते थे। और क्योंकि वहाँ पे जब बारिश होती थी, बाढ़ आने का सीजन होता था, और हड़प्पा सभ्यता माना कि एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज़्यादा संसाधन पास पास नहीं मिलते थे, तो उनको दूर तक घास और पानी की खोज में जाना पड़ता था अपने एनिमल्स को खिलाने पिलाने के लिए। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक bear, codfish, and hunted wild animal like the antelope। और वो बहुत तरह के फल इकट्ठा करते थे, काउटफिश से मछली पकड़ते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे, और उसको खाते भी थे। एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। चलिए हम एक नज़दीक का व्यू देखते हैं उस टाउन का जो कि गुजरात में सिचुएटेड था। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन कांधार बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ, वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। जो धौलावीरा शहर था, ठीक है, जिनको खादिर बेत कहते हैं, वो रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, रन ऑफ कच्छ वहाँ पे लोकेटेड था। और ये स्वच्छ पानी का और उपजाऊ ज़मीन का स्रोत था। वहाँ पे बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी जहाँ पे खेती करने पे बहुत ज़्यादा अनाज की पैदावार होती थी, और फ्रेश वाटर मिलता था वहाँ पे पीने के लिए। Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways। हड़प्पा सभ्यता में जहाँ पे बहुत सारी शहरें दो भागों में विभक्त थी, वहीं पे धौलावीरा जो थी वो तीन भागों में विभक्त थी, ठीक है। और वो जो था चारों तरफ से बहुत सारे पत्थरों के वॉल से, पत्थरों की दीवार से घिरा हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे एक गेटवे भी था, मतलब आने जाने का रास्ता भी था। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held। वहाँ पे एक बहुत ओपन एरिया भी था, जैसे हम लोग आज लोग कहते हैं बैंक्वेट हॉल है या पार्क है या गार्डन है, तो उसी तरह वहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे लोग अपने कोई भी उत्सव मनाते थे। Other finds include large letters of the Harappan scripts that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals। वहाँ पे बहुत सारे वाइट स्टोन्स के भी साक्ष्य मिले हैं और लकड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं, और वहाँ पे बहुत चीज़ें जो हैं ये यूनिक तरीके की मिली है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे सीलों पे जो है वहाँ पे आकृति अंकित थी, वहाँ पे खोद के कुछ लिखा गया था उन पे। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात। जो लोथल शहर था, ठीक है, वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि नज़दीक था खंभात की खाड़ी के। ये भी गुजरात में ही था, लेकिन वो खंभात की खाड़ी के नज़दीक था, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है कि वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल। ये जहाँ पे था लोथल, जो कि उस जमाने का हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी था, क्योंकि ये नदी के किनारे था, जैसा कि हमने बताया कि साबरमती नदी के किनारे था गुजरात में, खंबात की खाड़ी में, तो वो बंदरगाह भी था जहाँ से उस ज़माने के लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सेमी प्रीशियस, जो ना तो ज़्यादा प्रीशियस है और ना तो बेकार है, सेमी प्रीशियस है, काम की चीज़ें हैं, वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उनको ईजिली आसानी से मिल जाती थी। This was an important center for making objects out of stone, shell and metal।
तो ये एक महत्वपूर्ण जगह थी जहाँ पे लोग पत्थर की चीज़ें बना लेते थे, धातु की चीज़ें बना लेते थे, सेल की चीज़ें बना लेते थे। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, वहाँ पे एक भंडार गृह भी था शहर में। Many seals and sealing, the impression of seals on clay were founded in this storehouse। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो क्ले पे मिट्टी जो होती है, जो जिस मिट्टी से आजकल हम लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, उस पर इम्प्रेशंस भी मिल जाते हैं क्ले से, जो कि वहाँ के स्टोर हाउस में भंडार गृह में पाया गया है। A building that was found here was probably a workshop for making beds, pieces of stone, half-made beds, tools for bed making and finished beds have all been founded here। यहाँ पे जो है, यहाँ के भंडारगिरी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है। जैसे स्टोन की कोई चीज़ मिल गई है, जो आधी चीज़ें स्टोन की बनाई हुई है, स्टोन के बेड बने हुए हैं या लकड़ी के बेड बने हुए हैं, आधे बने हुए हैं या पूरी तरीके से बने हुए हैं। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं वहाँ से। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब चलिए देखते हैं द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के पीछे क्या क्या मिस्ट्री है, क्या क्या कहावत है, क्या क्या मिथ्या वाक्य है। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change। 3900 साल पहले कुछ हम नए परिवर्तन को देखने के उजागर होते हैं। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज़। लोग जो हैं हड़प्पा सभ्यता के बहुत से शहरों में रहना छोड़ रहे थे। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। वहाँ पे जो सील्स लिखने की चीज़ें थी या वज़न लिखने की चीज़ें थी, वो सब यूज में नहीं आ रही थी। रॉ मटेरियल्स ब्राउट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर। बहुत सारी चीज़ें जैसे पहले वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस से लाते थे, वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स, स्टोन्स, ऑर्नामेंट्स, वो सब चीज़ें आनी कम हो गई थी। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। जैसे कि पहले हमने देखा था सूर्यास्तों के दिनों में कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नालियाँ, हाउसेस अच्छे तरीके से बने हुए थे। लेकिन अब जो है देखने को मिल रहा है कि मोहनजोदारो में कहीं भी स्ट्रीट्स पे कचरा फेंका हुआ है, गलियों में कचरा फेंका हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पानी जहाँ तहाँ फैला हुआ है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी और लोग अच्छे अच्छे घर भी नहीं बना रहे थे, जैसा जिसका मन किया बेकार सा बना दिया। तो वो सब चीज़ें कम हो रही थी। वाई डिड ऑल दिस हैपन, क्यों ये सब चीज़ें हो रही थी। वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही थी। जो सिटीज़ इतनी अच्छी थी शुरुआत के दिनों में, अच्छे मकान, अच्छे ड्रेनेज सिस्टम, नालियों पे कवर्ड थे, इंस्पेक्शन होल्स सब थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, ऐसा क्यों है। तो कुछ स्कॉलर्स का, जो भी कुछ ज्ञाता हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो खोजकर्ता हैं, उन्होंने अपने राय दी कि जो नदियां हैं वो सूखती जा रही हैं। अदर सजेक्ट्स, कुछ और जो है, सबकी अपनी अपनी राय थी। देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों में कमी आ रही थी, उसके कारण हो रहा था। कुछ का कहना था कि नदियां सूख रही हैं, उसके कारण हो रहा है। सभी की अपने अपने सोच थे, एडवाइस थी। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Beside grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover। कुछ लोगों का सोचना था कि जो फ्यूल था उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी ईंटों को पकाने के लिए, धातुओं को गलाने के लिए, जैसे कॉपर को गला के ही हम कुछ चीज़ें बना सकती हैं, और जिसके कारण जो बकरियां थी, भेड़ें थी, वो ग्रीन चीज़ों को खा जाती थी, जिनसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। तो सबकी अपनी अपनी सोच थी, सब अपना अपना वक्तव्य दे रहे थे। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स। कुछ का कहना था कि कुछ एरिया में वहाँ पे बाढ़ आ गई है, इसी के कारण ये सिटीज़ ख़त्म हो रही हैं। बट नॉन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। लेकिन कोई भी जो तथ्य ये लोग दे रहे थे, कोई भी एक तथ्य ये प्रूव नहीं करता है कि इसी के कारण ये सिटीज़ ख़त्म हो रही थी।
फ्लडिंग और a river drying up would have had an effect in only some areas. या तो सूखा था या तो बाढ़ था, ये कुछ ही एरिया में थे, सारे पूरे हड़प्पन सिटीज में नहीं थे. इट appears as if the rulers lost control. कुछ का कहना था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रूलर्स हैं, जो राजा महाराजा जो राज्य करते हैं, वो अपना कंट्रोल खो रहे हैं, वो जनता पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे. इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर. चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो उसका इफेक्ट था, जो उसका प्रभाव था, वो तो क्लियर था कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चाहे उसके पीछे रीजन कुछ भी हो. साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो साइट्स थी जो सिंध में थी और पश्चिमी पंजाब में थी, जो कि अभी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है, ठीक है, प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान, वर abandoned while many people moved into newer smaller settlements to the east and the south. तो यहाँ पे जो थे, यहाँ के एरियाज थे वो ख़त्म हो रहे थे, लोग नए जगह पे जा रहे थे सेटलमेंट के लिए, ज़्यादातर लोग पूर्व में और दक्षिण में जा रहे थे, ठीक है. न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. ठीक है. तो जो नई सिटीज थी वो 1400 साल के बाद इमर्ज हो रही थी, इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे. अभी कुछ देख लेते हैं एल्सवेयर में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. अभी देखते हैं एल्सवेयर में क्या क्या है. Find Egypt in your atlas. Most of Egypt is a dry desert except for the land along the river Nile. ये आपके वर्क के लिए है कि आप जो है आप एटलस बुक लीजिए, उसमें इजिप्ट को ढूंढिए, और जो वहाँ पे सूखी रेत की जो ड्राई डेजर्ट के नाम से है, ठीक है, और जो लैंड जो नील रिवर के साथ मिली हुई है, वो उनको ढूंढिए, उनको वहाँ पे टिक कीजिए. तो ये आपके लिए है, तो आप इसको पढ़ें और इसको ढूंढें, ठीक है. हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को. थैंक यू.